जम्मू कश्मीर में धारा 370 जब हटा देंगे तो आतंकवाद की सारी घटनाएं बंद हो जाएंगी। क्या ये हुआ क्या? पिछले एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहा है, तो जो पार्टी भारत के चुनाव आयोग में शामिल है उससे चुनाव चिन्ह प्राप्त की हुई है और उसकी शर्तों को मानते हुए वो चुनाव लड़ने जा रही है, उस पार्टी के साथ अगर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन कर लिया तो क्या कांग्रेस पार्टी देश विरोधी हो जाएगी? क्या राहुल गांधी देश विरोधी हो जाएंगे? और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछने की बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस को देश विरोधी घोषित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों सामने खड़े हो गए। मोदी के बाद कौन की रेस में योगी आदित्यनाथ अमित शाह से पिछड़ न जाएं और अमित शाह अपने ही काम का क्रेडिट लेने में चूक न जाएं, क्योंकि उन्होंने जिन तर्कों के हिसाब से जम्मू कश्मीर से धारा 35A और 370 के प्रावधानों में बदलाव लाया था, अगर वो चुनाव हार गए तो फिर वो सबूत क्या देंगे? जम्मू कश्मीर की राजनीति के गहरे आयाम क्या हैं? और क्या भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि कांग्रेस पार्टी अगर उनसे अलग राय किसी राज्य के लिए रखेगी तो वो देश विरोधी हो जाएगी? और यही भारतीय जनता पार्टी मणिपुर से लेकर नागालैंड के बारे में क्या सोचती है, इस पर कभी बात नहीं होने देगी। आज की वीडियो में बेहद गंभीर इन सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने कौन से सवाल पूछे, योगी आदित्यनाथ ने कौन से आरोप लगाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा है, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन का सूत्र क्या है और जम्मू कश्मीर के भीतर की राजनीति क्या है। इन सारे पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबसे शीर्ष नेता अब हमलावर हो चुके हैं कि वे सारे लोग कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और सवाल का आधार बना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र। थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पर चलते हैं दोस्तों, इस पूरी बातचीत की गंभीरता को समझने के लिए। भारत की आजादी के वक्त कुछ इलाके बेहद विवादित हो गए और उन्हें रियासतों, भारत गणराज्य, और गणराज्य तो तभी था नहीं, आजाद हुआ था मुल्क, क्योंकि जब तक संविधान लागू नहीं होगा, और उसके शामिल किए जाने का विवाद लंबा चला। जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया और उसके साथ कुछ विवाद चिपक गए, लेकिन वह हिस्सा बनाए जाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल, इतनी तनाव भरी थी कि जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर दिए गए ताकि वहां के लोगों की अपनी निजता भी सुरक्षित रहे और भारत की अखंडता भी सुरक्षित रहे। उनमें से एक प्रावधान था धारा 370 और आर्टिकल 35A, और इसके तहत कुछ विशेष अधिकार, कुछ विशेष प्रावधान जम्मू और कश्मीर की जनता को दिए गए थे। और इन अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 के नाम पर कुछ जो विशेष प्रावधान थे, इसे दक्षिणपंथी खेमा यह कह के प्रचारित करता था कि यह तो देश का हिस्सा ही नहीं है, हम जब आएंगे तो धारा 370 को हटा देंगे। पिछली बार सरकार जब बनी 2019 में, तो 2019 में सरकार मई में बनती है और अगस्त में 5 तारीख को संसद में धारा 370 और 35A को के कुछ खास प्रावधानों को बदल दिया जाता है और उसके बाद कई तरह के तर्क दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि अब इन प्रावधानों को बदल करके जम्मू और कश्मीर को बेहतर करने के लिहाज से, आतंकवादी हमलों को रोकने के लिहाज से, सबको हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिहाज से हम जम्मू कश्मीर में यह विशेष प्रावधान कर रहे हैं। और याद रखिए,
जिस समय जम्मू कश्मीर के ऊपर ये विशेष प्रावधान हुए, उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और ठीक उसके पहले भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन में जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल थी। पहले वो सरकार में शामिल होते हैं और उस पार्टी की सरकार में शामिल होते हैं जो लगातार एक नारा दक्षिणपंथी राजनीति की तरफ से दिया जाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और कश्मीर तो ऑलरेडी भारत का था, देश का हर नागरिक इस बात की बात तायद करता था। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, इसके मुद्दे को उठाया जाता था। जम्मू कश्मीर के कुछ प्रावधान को विशेष तौर पर दिया गया था और जब 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने इन प्रावधानों को बदला तो उसके कई समीकरण, कई असर पड़ने लगे। एक तो चुनाव वहां बंद हुआ, यानी 2019 के बाद, उसके पहले बहुत काफी साल पहले चुनाव हुआ था और लगभग 10 साल होने जा रहे हैं वहां कोई चुनी हुई सरकार नहीं थी, चुनाव नहीं हुए और अब चुनाव की घोषणा की गई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई चुनाव ना हो तो कराइए, और आपने भी ये कहा था कि वहां जल्दी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हो जाएंगी तो चुनाव कराएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां की एक पार्टी है जिसके प्रमुख मुखिया फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला वो पार्टी चलाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो पूरे एक घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें लिखा गया कि वी स्ट्राइव टू रिस्टोर 370 and 35A and statehood as prior to August 5, 2019। अगला पॉइंट था कि रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी रिव्यूड एंड एनी इनजस्टिस एंड इम्बैलेंस विल बी करेक्टेड। इनकरेज डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। LOC ट्रेड। फिर उसके बाद का पॉइंट था एंड ऑफ अनजस्टिस टर्मिनेशंस। फिर एक पॉइंट था रिस्टोरेशन ऑफ स्टेट फ्लैग, रिजम्पशन ऑफ फुल दरबार मूव। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई और इस हमले की अगुवाई की अमित शाह यानी गृह मंत्री भारत सरकार ने। आपको याद होगा कि जब ये गृह मंत्री थे पिछली बार, तब इन्होंने ही यह बिल पेश किया था और इसके बाद ये पूरी बहस चली थी और इसमें यह दावा किया गया था कि जान दे देंगे इसके लिए। आपको याद है क्या बात करते हैं, जान दे देंगे इसके लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। और उसमें आतंकवादी घटनाएं रुकी नहीं। कांग्रेस पार्टी ने एक बार ट्वीट करके बाकायदे इस बात का सबूत दिया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 38 दिन हो चुके और 38 दिनों में 9 बड़े आतंकी हमले हुए इस बार। और इसके लिस्ट बाकायदे कांग्रेस पार्टी ने दी 9 जून 2024 से लेकर के जुलाई 2024 तक की। और दावा यह किया गया था कि जब 370 हटेगा तो उसके बाद वहां आतंकवादी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। ठीक वही वाला दावा जैसे कि नोटबंदी हो जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा सारा। सबूत आज तक देश को नहीं मिला कि नोटबंदी से कितना काला धन इस देश में आया। कभी भी गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, कभी किसी बड़े नेता ने इस तरह का सवाल पूछना मुनासिब ही नहीं समझा। ये दावे किए जाते हैं झूठ बोलने के लिए। आतंकवादी गतिविधियां रुक जाएंगी अगर हम नोटबंदी कर देंगे, जीएसटी लागू कर देंगे और उसके बाद नोट बदल देंगे। आज तक उसका कोई उदाहरण, कोई ठोस तथ्य नहीं सबूत पेश किए गए। लेकिन जैसे ही यह गठबंधन राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में होता है, वैसे ही गृह मंत्री की तरफ से 10 सवालों की एक सूची जारी कर दी जाती है और उस सवालों की सूची का शीर्षक होता है सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। याद रखिएगा, जो 370 हटाया गया था या उसके प्रावधान बदले गए थे तो उस समय गृह मंत्री लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया था।
तो जैसे उन्होंने इसके फायदे गिनवाए थे कि यहां आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी, वहां के लोगों का संपूर्ण विकास होगा, और उसके बाद परिवारवादी राजनीति के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। एक महबूबा मुफ्ती परिवार और एक फारूक अब्दुल्ला का परिवार। मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां पर पुराने मुख्यमंत्री थे, फिर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, क्या दो परिवार वहां चलाते हैं। और परिवारवादी राजनीति का खात्मा होगा। और यह बात वो बीजेपी करी है जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह बिना बैट बल्ला हाथ में लिए, बिना किसी इम्तिहान को दिए, लेटरल एंट्री के तहत पहले बीसीसीआई के चेयरमैन बनाए जाते हैं, और मीडिया में खबरें आती हैं कि वो आईसीसी के चेयरमैन भी बनाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम परिवारवादी नेताओं की भरमार है। फिर भी यह आरोप कांग्रेस और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती के परिवार के ऊपर लगाया गया था जम्मू कश्मीर में। बहरहाल 10 सवाल गृह मंत्री ने पूछे। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर के में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी, और एक बात याद रखिएगा, जब झंडे की बात आई है मैं फिर से बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में उनका अपना झंडा भी है। पढ़िएगा गूगल करके नागालैंड क्या करता है। क्या जितना इंटेंशन गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर को लेकर के है, क्या झंडे के नाम पर नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में है? क्योंकि आपको गूगल करना पड़ेगा, आपको कई बार पता ही नहीं होता। आपको भी उतनी सूचना मिलती है जितनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देती है। पढ़ाई और शिक्षा तो ऐसे ही बर्बाद की जा रही। इसीलिए तो यह पहला सवाल गृह मंत्री की तरफ से पूछा गया। दूसरा कहा, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और 35 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के लिए जेकेएनसी के निर्णय का समर्थन करनी? और कोई, अभी कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार कहा कि सरकार बनने के 38 दिन के भीतर 38 बड़े आतंकवादी घटनाएं हुई, और कोई आतंकवादी घटना, मतलब कोई सबूत इस बात का नहीं है कि क्या वहां पर आतंकवादी घटनाएं रुकी भी कि नहीं रुकी। और फिर से कांग्रेस पार्टी ने उसके सबूत को दिया। 38 दिन में 9 बड़ी घटनाएं आतंकवादी। तो गृह मंत्री इसका जवाब क्यों नहीं कभी देते? पाकिस्तान के साथ वार्ता वाला सवाल उन्होंने पूछा कि अलगाववाद को समर्थन दिया जाएगा क्या? अब हालांकि उसके पहले बिरयानी खाने खुद नरेंद्र मोदी जी बिना देश की सुरक्षा व्यवस्था की चिंता किए, बिना किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन भाई वो करें तो रासलीला। एलओसी ट्रेड शुरू करने के ऊपर सवाल पूछा गया। आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके ये क्या करेंगे क्या? ये बात सोचिएगा। फिर उन्होंने छठवां आरक्षण विरोधी चेहरा आया। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जेकेएनसी के वादे के साथ है? क्योंकि वहां के आरक्षण में घोर विवाद था। मैं जम्मू कश्मीर पिछले दिनों गया था और वहां के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर के गंभीर झगड़ा चल रहा था। बीजेपी कहती है कि वहां के दलितों और गुज्जर, बकरवाल, जो गुज्जर जातियां हैं उनको हम आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों का मानना कुछ और था। लेकिन इस पर बात तो होगी नहीं खोल के। क्या कांग्रेस शंकराचार्य पर्वत, तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएंगे? क्या जम्मू कश्मीर अर्थव्यवस्था फिर से भ्रष्टाचार में झोंक दी जाएगी? जम्मू कश्मीर भेदभाव की राजनीति। और आखिरी सवाल था, ऑटोनॉमी देने के लिए क्या इनकी सोच का कोई ठोस सबूत निकलेगा? और तो और, जब अमित शाह जी कोई सवाल पूछें और योगी आदित्यनाथ पीछे रह जाएं, क्योंकि आजकल तो इन दोनों में इस बात की होड़ मची हुई है कि कौन मोदी के बाद कौन। तो एएनआई पर योगी आदित्यनाथ का बयान आ गया, जम्मू कश्मीर चुनाव घोषणा से लोकतंत्र मजबूत होगा। इंडी अलायंस का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने अब्दुल्ला परिवार की एनसी के साथ गठबंधन करके देश विरोधी चेहरा सब, मतलब एक तो चुनाव आयोग में नेशनल कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड है, भारत के चुनाव आयोग से उसको सिंबल मिलेगा, भारत के चुनाव आयोग का नियम पालित करके वो चुनाव लड़ेगी। फिर भी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन अगर कांग्रेस कर ले तो वो देश विरोधी हो गई। ये बीजेपी का तर्क है। क्या आप इस तर्क से सहमत हो जाते हैं? फिर सुनिए योगी आदित्यनाथ आगे क्या कहते हैं। उनके घोषणा पत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़ा हो गया।
क्या वो इस तरह का सवाल का जवाब देना चाहेंगे? और उनके भी सारे सवाल, झंडे से लेकर आरक्षण से लेकर के देश को कमजोर करने का सवाल, वही सारे सवाल थे जो गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे थे। और इस तरीके से जो पूरा का पूरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मुद्दे में आया कि पहले ही राहुल गांधी को और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को देश विरोधी साबित कर दो। तो जब देश विरोधी हो जाएंगे तो चुनाव लड़ना आसान हो जाएगा, चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो अपने से अलग राय रखे उसको देश विरोधी, उसको संविधान विरोधी सब कुछ कहना शुरू कर देगी। लेकिन इन बातों का सवाल का दूसरा पहलू कहीं यह तो नहीं कि वहां की जनता खुद भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराज हो, जिसका असर ये देखने को मिला कि लोकसभा चुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी ने अपने कैंडिडेट ही जम्मू कश्मीर में नहीं दिए। और ऐसे में अगर जब चुनाव होने जा रहा है तो इसका चुनाव का फायदा कांग्रेस पार्टी और एनसी को न मिल जाए तो महाराष्ट्र में तो यह काम हो नहीं सकता, हरियाणा में तो यह काम हो नहीं सकता। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देश विरोधी घोषित करने का मुहिम छेड़ दो। और उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को फारूक अब्दुल्ला के घर बैठक हुई और लगातार बैठक चल रही, उसकी तस्वीरें आ रही थी और उसमें यह तय हो रहा है कि कांग्रेस और एनसी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और एनसी वहां के मुद्दों को उठा रही है जिसे जम्मू कश्मीर के लोग दूसरे नजर से देखते हैं और बीजेपी उसको देश विरोधी नजर से देखती है। तो बीजेपी एक बार फिर से राहुल गांधी के तर्कों को, राहुल गांधी की राजनीति को, इस जम्मू कश्मीर के लोगों की राजनीति को सीधे एड्रेस करते हुए जब मुसीबत में फंस रही है तो उन्हें देश विरोधी घोषित करके अपनी राजनीतिक जीत हासिल करना चाह रही है। तो इन सारे पहलुओं का विश्लेषण करते हुए, इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव के परिणाम जब आएंगे, नतीजे अपनी गवाही देंगे, मगर चुनाव के पहले ही चुनाव लड़ने वाले लोगों को ही विवादित, बदनाम और देश विरोधी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लाभ लेना चाहती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में इतने संवेदनशील मसले पर क्या रुख अख्तियार होता है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी की बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।